वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके ग्राफ्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी साथ में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि सेट a से b में डिफाइंड है, और किस तरीके से डिफाइंड है? f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इन a। मतलब कि जितने भी x हैं हमारे पास सेट A के अंदर, सबकी इमेज क्या मिलेगी? x ही मिलेगी। मतलब जो हम यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे हमको मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन को जनरली हम i से डिनोट भी करते हैं, इसको i से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने f लिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी फिक्स कंडीशन नहीं है कि आपको i ही लिखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम 1 रखेंगे x के अंदर, x के प्लेस पे, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अगर हम 1.5 रखेंगे तो हमें 1.5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब जो हम एलिमेंट पुट करते हैं फंक्शन में वही हमको इमेज भी मिलती है, अगर हमारा फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर सपोज कर लें कि f हमारा जो है वो फंक्शन है R से R में, मतलब रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट में ही ये आपका अगर डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ अगर हम फॉर्म करना चाहें तो ग्राफ कैसे फॉर्म होगा? ये x एक्सिस हो गई आपकी और ये y एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये ओरिजिन है हमारा। अब अगर यहाँ पर हम स्केल बना लें अपना इस तरीके से 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 -2 -3 -4, y एक्सिस पे भी ऐसे स्केल बना लेंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे हम 1 लेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, जब 2 लेंगे तो 2 के लिए यहाँ से क्या मिलेगा? y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। x की वैल्यू हम -2 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? -2 आएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे f(x) के अंदर, हमको उसकी इमेज भी क्या मिलेगी? उसी के इक्वल मिलेगी। तो इसका मतलब जो इसका अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये पॉइंट भी आपका लगभग इसी पे आएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का, f(x) इज इक्वल टू x। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो एलिमेंट की आइडेंटिटी को बदलता नहीं है, जो एलिमेंट की आइडेंटिटी इमेज फॉर्म होने से पहले थी वही इमेज फॉर्म होने के बाद भी रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो आपका सिंपल है। सेकेंड जो ग्राफ है वो है कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f और वो डिफाइंड है सेट A से B में, और डिफाइंड कैसे है? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? c मिल रहा है फॉर ऑल x, फॉर ऑल x इन A। मतलब जितने भी x A के अंदर प्रेजेंट है सबके लिए इमेज क्या मिलेगी? c। जहाँ पे c क्या है? Here c is some constant real number. Here c is some constant real number. c कोई यहाँ पे रियल नंबर है।
तो इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पर x था और इसकी इमेज यहाँ पे क्या फॉर्म हुई, fx फॉर्म हुई, तो ये क्या है, y ही तो है fx, b के एलिमेंट्स को हम क्या y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी y पर ये इमेज फॉर्म होगी आपकी fx, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हुआ, fx हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वो fx इज इक्वल टू c ही आएगी, x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे सपोज करें, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस केस में तो क्या मिलेगा हमको, इस पे देखो, जैसे सपोज दैट हमने स्केल फॉर्म कर लिया ये इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ पर भी स्केल हमने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पर c की वैल्यू हम 3 सपोज कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू 3, c के प्लेस पे हमने 3 ले लिया, 3 भी एक रियल नंबर है फॉर ऑल x, और यहाँ पे 3 कहाँ मिलेगा हमको, 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब x हम 1 रखेंगे तब भी 3 आएगा, 2 रखेंगे तब भी 3 आएगा, 4 रखेंगे तब भी 3 आएगा, 5 रखेंगे तब भी 3 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 3 आएगा, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 3 3 3 हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए मिलेगा हमको। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब जो भी अगर कोई फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके लिए जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपके c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नंबर जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। 3 पे अगर 3 है यहाँ पे वैल्यू तो 3 पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर यहाँ पे -2 है तो -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन जो होगी जो हमें मिलेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अगर हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। और इसका अगर कोई पूछे कि रेंज क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, और यहाँ पे इमेज जो मिलेगी हमें सिर्फ एक ही नंबर मिलेगी, हमेशा c मिलेगी, ठीक है। c की जो भी वैल्यू रहेगी वही हमारी इमेज होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो जैसे अगर इस वाले केस में जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें अगर रेंज पूछी जाए तो रेंज क्या होगा इसमें, रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, और क्योंकि रेंज क्या होता है, एक सेट होता है, तो आप इसको हमेशा कर्ली ब्रेस के अंदर ही लिखेंगे। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 3, ठीक है। और डोमेन आपको पता है ये पूरा का पूरा सेट डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा इसका कोडोमेन, तो ये इसका डोमेन है और ये इसका क्या है, कोडोमेन है। और रेंज यहाँ पे हमने निकाली ली, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और इमेज सबकी क्या मिलेगी, एक ही इमेज मिलेगी, c का मतलब यहाँ पे क्या है, इस केस में 3 है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 3। Now next type of function is polynomial function। polynomial function आपने 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में है polynomial function। polynomial function कैसा होता है ये हम सभी जानते हैं, और polynomial function की रेंज और कोडोमेन क्या होती है ये भी हमको पता है। polynomial functions R से R में डिफाइंड होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस में जो x वेरिएबल्स रहते हैं उनके प्लेस पे क्या रखते हैं, रियल नंबर्स ही तो रखते हैं, तो ये R से R में ही डिफाइंड होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। और कि दिखता कैसे है, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, a2 x स्क्वायर, a1 x की पावर n 1 एंड a0। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है। और पॉलिनॉमियल फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये हमको मालूम है। तो इसका डोमेन भी आपका क्या होता है, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। और रेंज वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं an, an-1, an-2, a2, a1, a0, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, x के अलग अलग पावर्स की, इनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी रेंज क्या मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक ले सकते हैं हम छोटा सा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पॉलिनॉमियल लेंगे तो इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ग्राफ प्लॉट करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, f(x) = x²। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। कैसा पॉलिनॉमियल है, इसको क्या रीड करते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और इसको अगर हम इसकी इमेजेस देखें x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए, तो क्या मिलेंगी हमको। सपोज कर लें ये x है और ये क्या है, y = f(x) है। ठीक है, तो अगर इस पर हम वैल्यूज़ रखें -2, तो वैल्यू क्या मिलेगी y की, f(x) = x², तो -2 का स्क्वायर 4, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो फिर से क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा इसका, इधर ही देख लीजिए इसको। यहाँ पर सपोज दैट ये आपका क्या है, 1 2 0 -1 -2, और ये आपका 1 2 3 4 इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, -1 पे 1, -2 पे 4। ठीक, फिर 3 पे करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी बहुत ऊपर, और इधर भी -3 लेंगे तब भी 9 आएगा, तो -3 पे भी यहाँ पे कहीं आपको 9 मिलेगा ऊपर। तो अगर इसको हम ज्वाइन करें तो कुछ ऐसा कर्व मिलेगा हमको। ठीक है, इसको पैराबोला कहते हैं, ये हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी आगे आपके 11th में ही ये चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड। तो ये क्या मिल गया हमको, f(x) = x² का ग्राफ मिल गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो भी R से R में ही डिफाइंड होता है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है ये क्या होती है, f(x) = mod x। अगर x हम रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, mod x, इसको मॉड्यूलस पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x या mod ऑफ x। और इसको हम स्प्लिट करके ऐसे भी लिखते हैं, f(x) = x such that x is greater than equal to 0। मतलब f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी अगर क्या हो, x greater than equal to 0 हो। और f(x) = क्या मिलेगा हमको, -x मिलेगा अगर x क्या हो, लेस देन 0। मतलब अगर x पॉजिटिव हुआ या 0 के इक्वल हुआ तो x ही आएगी वैल्यू, x की इमेज x के ऊपर ही फॉर्म होगी। और अगर x की वैल्यू निगेटिव हुई, जैसे x की जगह पे -2 हमने रखा, तो हमें क्या मिलेगा, -(-2) मिलेगा, यानी कि -(x) मिलेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको अब ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है, मैथ्स में। तो इसको अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्स डैश वाई डैश। स्केल वैसे ही आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 बना लीजिए इसको, और इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे बना लेंगे। और फिर यहाँ भी 1 2 3 इस तरीके से वाई एक्सिस पे भी हम स्केल ले लेंगे। नाउ अब इसका अगर हम टेबल बनाएं, ये x है, ये y है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर दैन 0, तो 1 के लिए हमें इमेज क्या मिलेगी, 1 के इक्वल मिलेगी। अगर x ग्रेटर दैन 0 होगा तो क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू x मिलेगा। सो 1 इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 की इमेज 1 के ऊपर आएगी। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 आएगा। 3 लेंगे तो फिर 3 आएगा, मतलब जो भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसके लिए वही हमको इमेज मिलेगी। लेकिन अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट -1 लेते हैं x के प्लेस पे, तो -1 इज लेस देन 0, -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में x नहीं मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x मिलेगा। x इज इक्वल टू, अगर हम -1 ले रहे हैं तो इसकी इमेज क्या आएगी, माइनस ऑफ x, मतलब माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तब इस केस में जो इमेज आएगी वो प्लस आएगी। -2 अगर आप कंसीडर करेंगे तो +2 आएगा, -3 कंसीडर करेंगे तो +3 आएगा, और अगर आप 0 लेंगे तो 0 के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इधर इमेज जो बनेगी इस तरीके से बनेगी, 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर, और इधर भी क्या होगी, -1 की इमेज 1 पर, -2 की इमेज 2 पर, -3 की इमेज 3 पर। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू आप चाहे नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो वही वैल्यू आ जाएगी, तब भी पॉजिटिव मिलेगी, और अगर नेगेटिव है तब भी इसको क्या कर लेगा, वो पॉजिटिव में चेंज कर लेगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव के लिए सेम वैल्यू, नेगेटिव के लिए जो वैल्यू हम रख रहे हैं उसका नेगेटिव, मतलब फिर से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया। और अगर इस केस में अगर रेंज फाइंड करनी हो आपको, डोमेन तो आप बता सकते हो, जैसे f इज अ मैप फ्रॉम R to R लिखा है इसमें, तो डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, डोमेन यही होगा R, कोडोमेन ये हो जाएगा R, और रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी y की वो 0 आएगी, नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसमें, 0 आएगी, जो कि 0 पे मिलती है। और उसके बाद हम जो भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 0.5, 0.1 या इरेशनल नंबर, वही हमको वैल्यू क्या मिलेगी, इमेज में भी मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव में भी ऐसे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमको इमेज में मिलेगी। तो रेंज इसकी 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे पॉजिटिव में तब भी इन्फिनिटी आएगा, और नेगेटिव में अगर इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तब भी इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर क्या देगा, ये फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी सेमी क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम रीच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, इसलिए इसमें हम ओपन लगाते हैं इधर, क्योंकि इन्फिनिटी हम पहुंच नहीं सकते, और इस तरफ क्लोज है क्योंकि 0 यहाँ पे हमें रेंज में मिल रहा है, ठीक है।
तो मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन भी एक स्पेशल फंक्शन है जो कि R से R में ही डिफाइंड रहता है। इसका भी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? f(x) इज इक्वल टू, हमको मिलता है 1 फॉर x ग्रेटर दैन 0, f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू -1 फॉर x लेस दैन 0। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब f(x) इज इक्वल टू 1 मिलेगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव हो और चाहे जो भी हो, बस पॉजिटिव हो, 0 ना हो, तो हमेशा क्या मिलेगी? इमेज 1 मिलेगी। अगर लेस देन 0 हुआ तो -1 मिलेगी और 0 पे 0 ही आएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं हम, तो ग्राफ क्या बनेगा? सपोज दैट यहाँ पे 1 है, ये क्या है? -1 है, और इधर आपका इस तरीके से x के लिए स्केल है x एक्सिस पे। तो इसमें क्या दिख रहा है कि अगर हम x एक्सिस से पॉजिटिव साइड में आगे चलेंगे तो x की हर एक वैल्यू के लिए क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ भी 1 मिलेगा, डेसिमल में लीजिए या इंटीजर्स लीजिए पॉजिटिव, सब के लिए क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 0, और 0 पे 1 तो मिल नहीं रहा है, तो मतलब 0 पे यहाँ पे क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और इसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली वैल्यू क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा फॉर x ग्रेटर दैन 0। इसी तरीके से फॉर x लेस दैन 0, x लेस दैन 0 भी हमेशा क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। तो x लेस दैन 0 के लिए भी क्या है? कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू -1। लेकिन 0 पे तो मिल नहीं रही वैल्यू हमको, यहाँ पे -1, तो ये 0 पे क्या रहेगा? इधर ओपन रहेगा। और 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन सिग्नम फंक्शन। ठीक, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन। और इसका अगर रेंज फाइंड करना हो, बताइए आप रेंज क्या होगी इसकी? बता सकते हैं? रेंज मीन्स कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस कौन कौन सी मिल रही हैं यहाँ पे? 1, 0 एंड -1। इसके अलावा इसमें और कोई भी इमेज हमको नहीं मिल रही है किसी भी एलिमेंट ऑफ x के लिए। तो इसका मतलब इसका रेंज अगर हम लिखेंगे तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1, 0, -1। दिस इज द रेंज ऑफ f। डोमेन तो क्लियरली दिख ही रहा है, R है, और कोडोमेन भी क्या है? R है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है, जो हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये भी हमारा R से R में डिफाइंड होता है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? f(x) इज इक्वल टू x विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम 1.1 लिखते हैं x के प्लेस पे, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। अगर इसमें हम 1.9 लिखते हैं तब भी क्या देगा? ये 1 देगा।
ठीक, अगर इसमें हम 1.999 लिखते हैं तब भी क्या देगा, ये 1 ही देगा। इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही है, इसको जब हम रीड करेंगे इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, वही वैल्यू बाहर मिलेगी हमको। तो जो भी यहाँ पे नंबर रखेंगे उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर जो पॉसिबल है या उसके इक्वल जो इंटीजर पॉसिबल है वही इसमें वैल्यू हमको बाहर मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे हम 1.1 रखते हैं अगर इसके अंदर, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1। 1.1 से छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 ही है। 1.1 खुद तो इंटीजर है नहीं, तो 1.1 तो लिख नहीं सकते हम। उससे छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा, सबसे बड़ा जो 1। 1.9 के लिए भी वही होगा, 1.9 इटसेल्फ इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इससे पहले का जो इंटीजर है और सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो क्या है, 1 है। ऐसे ही 1.99, इसका मतलब 2 के पहले, 1 से लेकर 2 के पहले अगर कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले f ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, ये होगा, और ये वैल्यू बाहर क्या देगा, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 खुद ही इंटीजर है। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो, तो क्योंकि इक्वल ही मिल जा रहा है तो इसका मतलब 2 ही ले लेंगे। लेकिन अगर लिखा होता है f ऑफ 2.1 तो 2.1 इंटीजर नहीं है, इसके पहले फिर हम देखेंगे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो क्या है, 2। f ऑफ 2.3 क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से इसका मतलब इसमें हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। चाहे हम इसमें डेसिमल वैल्यू रखें या इरेशनल नंबर रखें या रैशनल नंबर रखें, कुछ भी रखिए आप, वैल्यू जो बाहर मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही बाहर मिलेगी। नेगेटिव अगर आप रखते हो, नेगेटिव वैल्यूज़ में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। f ऑफ -1.9 अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1.9 की। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.9, -1.9 के इक्वल या उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो -1.9 खुद तो इंटीजर है नहीं, इसके जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है, -2। कुछ लोग इसको -1 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू -1 नहीं होगा, -1 इज़ ग्रेटर दैन -1.9। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.9। तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका लिखा गया है -2.1 तो इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगी बाहर, -3। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, सपोज दैट ये आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, और हम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरीके से इधर भी आएगा। और नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ y जो रहेंगी -1 -2 -3। तो हमें दिख रहा है कि 1 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक, 2 के पहले तक इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, सबकी वैल्यू मिल रही है हमको 1। तो 1 से स्टार्ट करें अगर हम
और 2 से पहले तक, तो सबके लिए क्या मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 1, और 2 पे जो है फिर 2 मिलने लग रहा है, तो इसका मतलब 2 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये 1 है, ये 2 है, 1 से लेकर 2 तक वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। फिर जैसे ही 2 यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यू क्या आने लगेगी, 2 आने लगेगी, तो सीधा यहाँ पे जंप कर जाएगा आपका ये ग्राफ। और फिर 2 से लेकर 3 तक क्या मिलेगा हमको, 3 ही मिलेगा, और जैसे ही 3 पे पहुँचेंगे फिर से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और फिर 3 से लेकर 4 तक क्या मिलेगा, ये कॉन्टीन्यूसली 3 ही मिलता रहेगा, और जैसे ही 4 आएगा तो फिर और ऊपर चला जाएगा। 0 से लेके 1 तक वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0 मिलेगी। 0.1 भी 0 आएगा, 0.2 की इमेज भी 0, 0.9 की इमेज भी 0, और 1 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, इमेज जो है 0 आएगी। ऐसे ही -1 से लेकर 0 तक क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा, ठीक है। -2 से लेकर -1 तक क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। -3 से लेके -2 तक क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसकी रेंज अगर कोई पूछे, डोमेन कोडोमेन तो बता ही देंगे, क्योंकि f R से R में डिफाइन है, तो डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। लेकिन इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f, वो क्या होगा, इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिल रहा है हमको, -3, -2, -1, 1, 2, 3, इस तरीके से इमेजेस मिल रही हैं। कोई भी डेसिमल नंबर नहीं मिल रहा है हमको। तो जितनी बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे उतना बड़ा हमको इंटीजर मिलता जाएगा, जितनी छोटी वैल्यू लेंगे नेगेटिव में उतना छोटा ही हमको नेगेटिव में इंटीजर मिलेगा। लेकिन इमेज जो भी आएगी वो इंटीजर होगी, इसलिए इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So this is the range of the greatest integer function है, ठीक है, z। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और फंक्शन है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो रैशनल फंक्शन जो होता है ये हमारा f(x)/gx फॉर्म का होता है। अब इसमें डोमेन फिक्स नहीं है, ये डोमेन डिपेंड करता है कि f(x) और gx फंक्शंस कैसे हैं। यहाँ पे gx हमारा 0 नहीं हो सकता, वो वैल्यू जिसके लिए gx हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके लिए ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि सपोज दैट h(x) हमारा फंक्शन है और ये रैशनल फंक्शन है, तो इसका फॉर्म कैसा होगा, ये f(x)/gx के फॉर्म का होगा। इसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, दोनों ही क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे x के। हियर f(x) एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x, और इसमें कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए x की किसी वैल्यू के लिए। तो डोमेन इस तरीके से होगा इस फंक्शन का कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना आए। वैसे तो हमको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर x के किसी वैल्यू के लिए gx 0 हो गया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी और तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए gx हम कंसीडर करते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स लें पॉलिनोमियल फंक्शंस के, तो क्या हो सकता है, जैसे x² + 1/x² + 2, ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। इसी तरीके से अगर हमने लिखा हुआ है f(x) = 1/x + 2, ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक।
तो ये क्या हुआ आपका रैशनल फंक्शन हुआ। ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। कैसा पॉलिनॉमियल फंक्शन है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल फंक्शन है, या इसको सिंपली हम कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है? पॉलिनॉमियल ही होता है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और डिनोमिनेटर में भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो ये सब हमारे क्या है? रैशनल फंक्शंस के एग्जांपल हैं। अब एक हम सिंपल सा रैशनल फंक्शन लेते हैं और उसका ग्राफ भी प्लॉट करके देखेंगे कि ग्राफ कैसे फॉर्म होगा उसका। जैसे कि ये ले लेते हैं हम f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये भी एक क्या है? रैशनल फंक्शन है। इसमें भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और ये ज़रूरी क्या है यहाँ पे? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x 0 नहीं हो सकता, अभी बताया था। x अगर 0 हुआ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 पे फिर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका आप ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो इस पर ध्यान दो। अगर 1/x है, ये x का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर x की वैल्यू 0 की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू जितनी छोटी आएगी f(x) की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। अगर x की वैल्यू 0 के एकदम नज़दीक हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी के पास में आएगी। ठीक है। और जैसे जैसे हम x को इंक्रीज़ करते जाएंगे y की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज़ करती जाएगी। सॉरी, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे y की वैल्यू क्या करती जाएगी? डिक्रीज़ करती जाएगी। और जब 1 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा। और x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा? y 1 मिलेगा। और फिर जैसे ही x की वैल्यू 1 को क्रॉस करेगी तो y की वैल्यू 1 से और नीचे आएगी, और धीरे धीरे जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तो y की वैल्यू 1/∞ मतलब 0 की तरफ टेंड करेगी। लेकिन ये लाइन को टच नहीं करेगा कहीं पे। ठीक है, एक्सिस को टच नहीं करेगा। कहाँ टच करेगा? इन्फिनिटी भी, और इन्फिनिटी पे हम पहुँच नहीं सकते। इसी तरीके से अगर नेगेटिव में चलते हैं हम, अगर नेगेटिव साइड में चलते हैं तो x की वैल्यू जब नेगेटिव साइड में 0 के नज़दीक होगी तो -∞ मिलेगा। x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो f(x) की वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगी, तो -∞ के नज़दीक आएगी। और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे नेगेटिव में, वैसे ही y की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं x में नेगेटिव साइड में, एक्चुअली में x की वैल्यू हम डिक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब डिक्रीज़ करते जाएंगे इधर, तो y की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और इंक्रीज़ करते करते किधर बढ़ेगी? -1 की तरफ बढ़ेगी। और जैसे ही x की वैल्यू हम यहाँ पर -1 से आगे ले जाएंगे तो y की वैल्यू -1 से और ऊपर आ जाएगी, मतलब और बड़ी हो जाएगी, और धीरे धीरे 0 की तरफ टेंड करने लगेगी। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस थे जो हमको पता होने चाहिए क्योंकि ये कॉमनली यूज होते रहते हैं। और यहाँ पर हमने ग्राफ भी देखा कि कैसे हम इन फंक्शंस का प्लॉट कर सकते हैं। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए, रेंज हमने डिस्कस नहीं किया इसका, रेंज इसका क्या होगा? रेंज ऑफ f, और इसका डोमेन, पहले डोमेन इसका हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया गया कि x 0 नहीं हो सकता, x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, और बाकी x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? -∞ से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, -∞ से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज इसकी क्या होगी? रेंज आपको दिख रही है, क्या मिल रही है? ये भी आपकी स्टार्ट हो रही है +∞ से, और यहाँ पे एंड हो रही है 0 पे, ओपन इंटरवल,
और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से, और एंड हो रहा है कहाँ पे, 0 पे, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज और डोमेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो आपको ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। जिन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है वही हमारा डोमेन फॉर्म करते हैं। और डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस जिन एलिमेंट्स पे बनती हैं कोडोमेन में, उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस ट्राई करिए खुद से। थैंक यू।